और अब हमने मूव करना है कुछ स्पेशल डिडक्शंस के ऊपर जो सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस में ही अलाउ होंगी। अगर वो होंगी तो हम करेंगे, अगर वो नहीं होंगी तो हम क्लेम नहीं कर सकते। तो कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस का जिक्र करेंगे क्या है और इसमें क्या कुछ आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर की। इसमें सिंपल आपने इसमें कोई चीज़ ऐसा जो इंपॉर्टेंट जो होगी बता दूंगा। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स के बारे में आपने एक चीज़ सिंपल याद रखनी है कि अगर कोई भी आप साइंटिफिक रिसर्च करवाते हैं पाकिस्तान के अंदर अपने बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए, जितनी रिसर्च करवाई होगी वो आपको एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या होगी, अलाउ होगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च कहाँ करवानी है, पाकिस्तान में करवानी है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रिसर्च करवाएंगे वो कभी भी आपको बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होगी। अब चाइना में रिसर्च करवा लेते हैं कोई डेवलपमेंट के लिए, कोई रिसर्च करवाने बिज़नेस के लिए, आप उसको क्लेम करने जाएंगे वो क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? द थिंग इज़ डैट कि वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहाँ होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो आप नेचुरल साइंस में या अप्लाइड साइंसेज वगैरह में आप जो रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज के लिए या डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आप साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ इसमें आएगा एक्सेप्ट दीज थ्री थिंग्स। इनको हाईलाइट कर लें, ये आपकी एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स में क्या कुछ नहीं आएगा। रिमेंबर, अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट या इंटेंजिबल लिया है, इसके ऊपर जो खर्चा होगा वो कभी भी आपके साइंटिफिक रिसर्च नहीं बनती। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली है, उसके ऊपर खर्चा वगैरह किया है, दैट इज़ नॉट योर साइंटिफिक रिसर्च। या अगर आप किसी भी मिनरल को, डिपॉजिट को, किसी भी क्या कहते हैं नेचुरल डिपॉजिट को उसकी एग्जिस्टेंस मालूम करने के लिए, लोकेशन मालूम करने के लिए, क्वालिटी मालूम करने के लिए खर्चे वगैरह कर रहे होते हैं, ये भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं आती। जैसे जो आपका ओगरा है, ये वेरियस फील्ड्स पे जाकर देखता है, गैस दरियाफ्त करने के लिए सर्वे कर रहा होता है, खर्चे वगैरह कर रहा होता है, ये कभी भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स में नहीं आता। जो इनके अलावा होंगे वो क्या होंगे, हमारे साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स कहला रहे होंगे। तो साइंटिफिक रिसर्च होगी, पाकिस्तान में होगी, एक्सपेंस क्लेमेबल है। अगर पाकिस्तान से बाहर साइंटिफिक रिसर्च की है तो वो एक्सपेंस कभी भी आपका क्लेमेबल नहीं होगा। उसके बाद है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। हम सैलरी में पढ़ के आए थे कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जाती है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिए जा रहे होते हैं, उसके हमने बेनिफिट्स वगैरह सैलरी में कैलकुलेट किए थे। अब जो बंदा उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, भाई उसका खर्चा तो हो रहा है, एम्प्लॉय को ट्रेन करते हुए खर्चा तो हो रहा है एम्प्लॉय का। अब जो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा वगैरह हो रहा है, आप उसे क्या कर सकते हैं, एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने खर्चे किए हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस के तौर पर क्लेम हो जाएंगे। आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या किसी हॉस्पिटल वगैरह पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जी हमारे एम्प्लॉयज़ के बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया जाए या हमारे एम्प्लॉयज़ का फ्री में इलाज करवा दिया जाए, तो जितनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सारी क्या होगी, आपको एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ होगी। आप किसी गवर्नमेंट के अप्रूव इदारों में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए एम्प्लॉयज़ की, वो भी जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो भी क्या होगी, आपको बीइंग एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या होगी, अलाउ होगी। इवन ये वाला पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल में आया भी हुआ है कि अगर आप किसी भी पाकिस्तानी शहरी की, यहाँ पे वर्ड हाईलाइट करना है आपने, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी शहरी की कोई ट्रेनिंग करवा देते हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम अप्रूव बाय बोर्ड, तो उस पर भी जितना खर्चा हुआ होगा वो भी क्या होगा, आपका बिज़नेस के एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम हो जाएगा। आप उसको बिज़नेस के एक्सपेंस में क्या करवा देंगे, लेस करवा रहे होंगे। इससे दो पॉइंट है, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, वो आपके अपने एम्प्लॉयज़ के, ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए है, चाहे वो आपका एम्प्लॉय है या नहीं है, आप उसकी ट्रेनिंग के ऊपर जो बोर्ड ने स्कीम दी है आप ख़र्चा कर देते हैं, वो भी क्या होगा, आपको एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो रहा होगा। उसके बाद है प्रॉफिट ऑन डेट। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है, आपने बिज़नेस के लिए लोन लिया है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपका एक्सपेंस के तौर के ऊपर अलाउ हो जाएगा। जितना आपने लोन लिया है बिज़नेस के लिए, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, आपको बिज़नेस में एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या होगा, अलाउ होगा। और हम ये सैलरी में पढ़ के भी आ चुके थे कि अगर आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और उसको बिज़नेस में लगा लिया, तो फिर हम क्या लेते थे, एक्चुअल रेट और बेंचमार्क रेट
जो इसमें से हायर होगा उसके ऊपर क्या करते थे, हम बिज़नेस में एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस करवा रहे होते थे। ये हम सैलरी में ये पॉइंट पढ़ के आ चुके हैं। तो रिमेंबर, अगर आपने अपने बिज़नेस के लिए कोई लोन लिया है, कोई बोरिंग्स वगैरह की है, उसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, आप जितनी भी पे कर रहे हैं वो सारी क्या हो सकती हैं, आपके एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेस हो सकती हैं। बट इसमें एक चीज़ कंडीशन है कि डेट लोन शेड बी सोलली यूज़ फॉर बिज़नेस। उस लोन को इस्तेमाल आपने कहाँ पे करना है, बिज़नेस में इस्तेमाल करना है। तो जब प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह पे कर रहे होंगे वो क्या होंगे, आप लेस करवा सकते हैं। फिर लीज़ पे एसेट लेंगे, उनके लीज़ रेंटल्स वगैरह जो है वो लेस करवा सकते हैं। फिर लीज़ रेंटल्स के ऊपर हमारा थर्ड पॉइंट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके डेटर्स हैं, जो रिसीवेबल्स होते हैं, आप इनको सिक्योर करवाते हैं जाके एसपीवी से, उसके जो फाइनेंशियल कॉस्ट पे कर रहे होते हैं वो भी आप क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सिंपल से ये चीज़ें जो हम प्रॉफिट पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो मार्कअप पे कर रहे हैं, इन तमाम अकाउंट्स के ऊपर, इन तमाम लोन्स के ऊपर वो हम क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए लीज़ की एडजस्टमेंट इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल में लाजमी होती है। लीज़ की एडजस्टमेंट और बैड डेट की एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट्स हैं जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट समझी जाती हैं। आप लीज़ वाले पॉइंट पाएंगे, आपकी बुक के ऊपर टेबल्स बने होंगे लीज़ वाले, वो ज़रा क्या करने हैं, आपने देखने हैं, उनको आपने क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है। हमारा जितना भी सिलेबस है ना, जितने भी सवाल हैं, वो सारे लेसी के पर्सपेक्टिव से हैं, लेसर के पर्सपेक्टिव से नहीं है। लीज़ बेसिकली क्या होता है, लीज़ में एक बंदे का एसेट है, वो मालक है, उससे हम कहते हैं लेसर। जो मालक होता है, जिसका एसेट होता है, वो क्या करता है, उस एसेट को इस्तेमाल करने के लिए दूसरे बंदे को किस्तों पे दे देता है। जो बंदा एसेट इस्तेमाल करने के लिए था उसे हम क्या कहते हैं, लेसी कह रहे होते हैं, जिसने एसेट क्या लिया है, यूज़ करने के लिए लिया है। अब आप जाके इसका IFRS 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे जाके, वहाँ पे देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होता है लीज़ का। वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, टैक्स वाले उसको नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं आपने हमारे मुताबिक जो है वो क्या करना है, अपना ट्रीटमेंट जो है वो कैलकुलेट करना है। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। एक होता है किराए पे, हायर इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज, जिसे हम ऑपरेटिंग लीज़ कहते हैं। वो है सिंपल कि आप किराए के ऊपर सामान लेके आए हैं, किराए पे जनरेटर ले लिया है, उसका रेंट वगैरह पे कर रहे हैं। जो रेंट पे कर रहे होंगे वो आपका एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल लीज़। फाइनेंशियल लीज़ क्या होती है कि आपने किस्तों पे जाके गाड़ी ले ली है 5 साल के लिए, आप उसकी किस्तें पे करेंगे। जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे भाई हमसे गाड़ी ख़रीदनी है, आप उन्हें जो भी उस वक्त की जो उसकी रेजिडल वैल्यू होगी पे करेंगे, गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। मतलब फाइनेंशियल लीज़ में एट द एंड ऑफ द टेन्योर क्या होता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, एसेट आपके नाम हो जाता है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सारी फाइनेंशियल लीज़ की बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि अकाउंटेंट ने क्या किया होगा। पहले हम बात करेंगे लेसर के पर्सपेक्टिव से। पूरी बुक में लेसर के बारे में कोई एंट्री नहीं है, कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, पेपर में आ सकती है। पहले हम करेंगे बात किसके पर्सपेक्टिव पे, लेसर के पर्सपेक्टिव पे। लेसर वो है जो एसेट का मालिक था, जिसने अपना एसेट जो है किसके ऊपर दिया हुआ है, लीज़ के ऊपर दिया है। अब अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, अकाउंटेंट को ये पता है जी हमने एसेट अपना लीज़ पे ऊपर दिया हुआ है, लाख की चीज़ थी, हमने 15 लाख की दे दी है, हमें जो 5 लाख ऊपर मिला है वो हमारी इंटरेस्ट इनकम है। उसने इंटरेस्ट इनकम क्या की होती है, अकाउंटेंट ने प्रॉफिट में ऐड की होती है। अकाउंटेंट ने क्या की होती है, इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट में ऐड की होती है। टैक्स वाले कहते हैं ये तो आपकी इनकम है ही नहीं, टैक्स वाले इसको मानते ही नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं कि जो आपको लीज़ रेंटल्स मिल रहे होंगे वो आपने अपनी इनकम का पार्ट बनाना है। और अकाउंटेंट कहता है भाई हमारा तो एसेट है ही नहीं, हमने तो एसेट आगे दे दी है, वो जो लेसी है वो इस्तेमाल कर रहा है, वही इसको डेप्रीशिएट करे। टैक्स वाले कहते हैं एसेट भी तुम्हारा है और तुम ही क्या करोगे, इसकी डेप्रीसिएशन और अमोर्टाइजेशन जो इनिशियल लॉस होगा क्लेम कर रहे होगे। तो टैक्स के मुताबिक क्या ऐड आपकी इनकम में ऐड होना चाहिए, लीज रेंटल, और इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन जो है वो क्या होनी चाहिए, आपने लेस करवानी है, लेसर जो एसेट का मालिक है। लेसी के पर्सपेक्टिव पर देखें, लेसी वो जिसने एसेट कराए लीज़ के ऊपर लिया हुआ है।
अब अकाउंटेंट क्या करते हैं जी, एसेट लीज पे लेके आते हैं, खुद ही इसकी क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, और जो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो उसको एक्सपेंस भी शो कर देते हैं। अकाउंटेंट ने क्या किया होता है, इस एसेट की डेप्रिसिएशन शो की होती है और इस एसेट का इंटरेस्ट एक्सपेंस शो किया होता है। टैक्स वाले कहते हैं तो हम इसको मानते नहीं है। टैक्स के मुताबिक क्या होना चाहिए, सिर्फ लीज रेंटल जो हैं वो आपके लेस होने चाहिए। ये चूँकि अभी आपका एसेट नहीं है, आप इसको कभी भी डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो अकाउंटेंट ने ये किया, टैक्स के मुताबिक ये होना चाहिए, अकाउंटिंग के मुताबिक ये है, टैक्स के मुताबिक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जब लीज एसेट होगा, हमें सबसे पहले क्या करनी है, इनकी एडजस्टमेंट करनी होगी। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगी, देखें, हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, जिसमें हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटेंट ने क्या किया था, उसने इंटरेस्ट इनकम ऐड की थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट इनकम लेस करवा देंगे कि भाईजान ये आपको अलाउ ही नहीं है। होना क्या चाहिए था, लीज रेंटल जो इसको मिल रहे हैं वो इसके इनकम का पार्ट बनना चाहिए था, वो हम क्या करेंगे, लीज रेंटल इसके इनकम का पार्ट बना देंगे। डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस इसको लेस करवाने चाहिए थे टैक्स लॉस के मुताबिक, वो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह लेस करवाएंगे, तो इसके पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो अकाउंटेंट ने किया था वो हम रिवर्स कर देंगे, और जो टैक्स में होना है वो हम उसका रेलेवेंट ट्रीटमेंट जो है वो ले लेंगे। तो ये सारा किसका होता है, लेसर का होता है, ठीक है। अब लेसर हमारे पेपर में ना होने के बराबर है, ठीक है, और इससे कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, बट पेपर में चांसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पेपर में जितने भी सवाल हैं वो सारे लेसी के होते हैं। उसने आपको लीज एसेट की कॉस्ट भी बताई होती है, उसने आपको लीज एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू भी बताई होती है, उसने आपको लीज एसेट की WDV भी बताई होती है, उसने पूरी कहानी आपको लीज एसेट की बताई होती है। लीज रेंटल्स, इंटरेस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन, सारा कुछ बताया होता है। हमारे लिए सारा इररेलेवेंट है, हमें बस ये पता है कि टैक्स में क्या लेस होता है, लीज रेंटल, टैक्स में क्या लेस होता है, लीज रेंटल, यही सिर्फ हमने देखना है। अब अकाउंटेंट ने जो किया उसे हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा, अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन क्या की हुई है, लेस करवाई हुई है, हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसने इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करवाया हुआ है, हम इसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ब्रैकेट लगी है, गलती से इसको ठीक कर लेना, बुक में ब्रैकेट का साइन लगा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। और टैक्स में होना क्या चाहिए था, लीज रेंटल्स लेस होने चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, लीज रेंटल्स लेस करवा देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बुक ठीक है, ठीक है। तो ये हमने करना है, क्या अकाउंटिंग में जो ट्रीटमेंट था उससे लेस की डेप्रिसिएशन, हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। उससे इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया था, टैक्स वाले नहीं मानते, क्या हो जाएगा, ऐड बैक। टैक्स वाले क्या कहते हैं, लेस होना चाहिए, लीज रेंटल्स, तो हम क्या करेंगे, लीज रेंटल्स ही लेस करवा रहे हैं। तो लीज की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट होती है, एक प्रिंसिपल है क्या, लीज रेंटल सिर्फ लेस होने, क्या लेस होने, लीज रेंटल, बाकी कोई भी चीज़ लेस नहीं हो सकती। तो क्या होगा, लेसी के पर्सपेक्टिव में डेप्रिसिएशन भी ऐड बैक हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ऐड बैक हो जाएगा, और लीज रेंटल जो हैं वो क्या होंगे, हमारे लेस हो रहे होंगे। डन हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हमारी लीज़ की टर्म्स ख़त्म हो जाती है ना, आपने 5 साल के लिए लीज़ पे एसेट लिया था, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो कंपनी वाले पूछते हैं, हाँ भाई इस एसेट को एक्वायर करना है कि नहीं करना। फिर हम फैसला करते हैं कि हमने एसेट को एक्वायर करना है कि नहीं करना। जब हम एसेट को एक्वायर करेंगे तो वो हम एक्वायर कर रहे होते हैं उसकी रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर या बारगेनिंग प्राइस के ऊपर। तो जिस कीमत के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे वही हमारी क्या होगी, कॉस्ट बन जाएगी। मतलब लीज टर्म ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं, एसेट को ख़रीद रहे होते हैं, तो जिस वैल्यू पे ख़रीदेंगे वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी, उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएट कर रहे होंगे। तो लीज़ की टोटल एडजस्टमेंट ये है। लीज़ रेंटल्स अलाउ होते हैं कि कोई चीज़ अलाउ नहीं होती, और उसके पर्सपेक्टिव में, लेसर के पर्सपेक्टिव में से लीज़ रेंटल इनकम का पार्ट होता है और डेप्रिसिएशन लेसर ने लेस करवानी होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा लीज़ में कुछ भी नहीं है। एक इसमें पॉइंट है कि लीज़ रेंटल जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल है उसके 2.5 मिलियन तक अलाउ होते हैं। ये हम आगे जाकर जब डिस्कस करेंगे कल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर व्हीकल क्या होती है, हम वहाँ पे इसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम बैड डेट्स की, कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट क्या होती है, बैड डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको हमने यहाँ पर देखना है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो हम बैड डेट्स की कंडीशंस पढ़ के आए थे ना, वही कंडीशन सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई होती हैं। और मैंने कहा था कि जो वहाँ पे बैड डेट्स क्लेम करने का रूल है वही रूल कहाँ पे है, टैक्स में भी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बैड डेट्स कब होते हैं, जब आपने सेल्स की होती हैं ऑन क्रेडिट।
उधार के ऊपर सेल्स की हैं, पैसा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, बैड डेट हो जाएगा। अब जब बैड डेट हो जाएगा तो टैक्स वाले कहते हैं कि भाईजान बैड डेट्स हैं, क्लेम करने हैं। कहते हैं जी हाँ जी क्लेम करने हैं। तो कहते हैं जी कुछ असूल हैं जिसके मुताबिक क्या किए जाएंगे, बैड डेट्स क्लेम किए जा रहे होंगे। वो असूल हमने देखने हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर टैक्स में आपने बैड डेट्स क्लेम करने हैं, सिर्फ वही बैड डेट्स क्लेम हो सकते हैं जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट बने थे, जो प्रीवियसली आपकी इनकम का पार्ट बने थे। मतलब आपने सेल्स की 2024 में, आपने सेल्स की 2024 में 10 लाख रुपए की। इस 10 लाख रुपए में मिस्टर ए को आपने सेल्स की हुई थी 3 लाख रुपए की, सेल्स का पार्ट बनाया, साल एंड हो गया, 2025 आ गया, स्टिल आपको ये पैसे नहीं मिले। तो 2025 में क्या करेंगे, आप इस 3 लाख को बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर सकेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि प्रीवियसली वो आपकी इनकम का पार्ट हो। तो भाई प्रीवियसली हमने उसको जब सेल्स में डिक्लेयर किया था तो प्रीवियसली ये हमारी इनकम का पार्ट बना था। उस साल तो आया भाई हमारी ये इनकम है, इस पर टैक्स पे किया। अगर अभी भी वो रिसीव नहीं हुए तो अब क्या होगा, बैड डेट। ये नहीं होगा कि जी इसी साल 3 लाख रिसीव नहीं हुए, इसी साल बैड डेट क्लेम कर लो, वो नहीं करने दिया जाएगा। अगर इसी साल 3 लाख रिसीव नहीं हुए, इसी साल कहते हो ये मेरा बैड डेट है, वो क्लेम नहीं करने देंगे। कहते हैं उसको पहले अपनी इनकम का पार्ट बनाओ, 24 में उसको अपने सेल्स का पार्ट बनाओ, शो करो हमारी सेल्स है, और वेट करो 25 तक रिकवरी कराओ। अगर 25 में रिकवर ना हुए तो फिर हम तुम्हें क्या करने देंगे, बैड डेट क्लेम करने देंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि दैट शुड बी प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम का पार्ट जो है वो बने होने चाहिए। सेकेंडली, अकाउंटिंग में आपने इनको राइट ऑफ कर दिया, आपको लग गया पता कि यार अब ये बैड डेट हमें रिकवर नहीं हो सकते। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, फिर जितने राइट ऑफ किए होंगे वही एक्चुअल बैड डेट्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं टैक्स में भी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रीवियसली इनकम का पार्ट क्या है कि भाई प्रीवियसली सेल्स का पार्ट बने हुए हैं। अब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स का पार्ट बन रहे हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को लोन दिया है, वो उसको सेल्स का पार्ट बना होगा। आपने एम्प्लॉय को लोन दिया, एम्प्लॉय मर गया, बैड डेट हो गया। बट ये बैड डेट आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? पहला असूल क्या है, डेट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सेल्स इनकम। एम्प्लॉय को लोन दिया, वो तो आपकी इनकम का पार्ट नहीं बना था, तो वो इनकम का पार्ट नहीं है, आप उसे कभी भी बैड डेट क्लेम नहीं कर सकते। अब पेपर में वो क्या कहता है, घुमाने के लिए पेपर में कहते हैं कि अगर ये आपके बैड डेट्स फॉर द ईयर जो है वो 8 लाख रुपए के हुए हैं, इस 8 लाख रुपए में 50,000 रुपये का लोन शामिल है जो आपने अपने एम्प्लॉय को दिया था। एम्प्लॉय जा रहा था घर क्लासेस लेके, एक्सीडेंट हुआ, मर गया, पैसे उसके रिकवर नहीं होंगे, तो आप कितना क्लेम करेंगे? साफ सीधी बात है, ये जो एम्प्लॉय है ये तो सेल्स का पार्ट नहीं बना था। जब ये सेल्स का पार्ट ही नहीं बना, ये बैड डेट क्लेम नहीं हो सकता। तो हम लेस करवाएंगे, कितना क्लेम कर पाएंगे, 7.5 लाख क्लेम कर पाएंगे। सिमिलरली आप मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स वगैरह को लोन एडवांस दे रहे हैं, अगर पैसे वापस नहीं करते वो, तो वो भी हमारा बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम नहीं हो सकते। शर्त पहली क्या है कि डेट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सेल्स, डेट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम। तो जो इनकम का पार्ट बनेगा उसे ही हम क्या करेंगे, हम बैड डेट क्लेम कर सकेंगे। इनकम का पार्ट बनाया, राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ करने के बाद लग गया पता कि भाई अभी मिलने ही नहीं है, और हमें पता है कि भाई अब रीज़नेबल श्योरेंस से पैसे नहीं मिल सकते, फिर हम क्या करेंगे, हम इनको क्लेम कर रहे होंगे और हमें बैड डेट्स अलाउ हो जाएंगे। क्या? तो जब हमने कह दिया वो बैड डेट नहीं है तो नहीं है। हमने कहा था लोन दें टैक्स वालों को, जब कहा था ना दें लोन, अब तो क्यों एम्प्लॉयज़ को लोन दिए? टैक्स में बैड डेट्स क्लेम करना मुश्किल नहीं है। टैक्स में असल कहानी जो है ना वो बैड डेट्स रिकवरी की है। ये आपके बिज़नेस के न्यूमेरिकल में सेकंड लाजमी एडजस्टमेंट होती है। आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उन सारे न्यूमेरिकल्स में 110% ये एडजस्टमेंट जो है वो लाजमी शामिल होगी, डैट इज़ बैड डेट्स रिकवरी की। बैड डेट्स क्लेम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैड डेट्स रिकवर हो जाए उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमने देखना है। अब जब बैड डेट्स रिकवरी की बात करते हैं तो एक ट्रीटमेंट वो है जो अकाउंटेंट ने किया है,
जो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हुआ होता है। डैट इज़ बेसिकली जब बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो इनका बैंक जो है वो डेबिट हुआ होता है और इन्होंने अपनी अदर इनकम का पार्ट बनाया होता है और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन्होंने क्या किया होता है, शो किया होता है। अकाउंट्स में तो ये होता है, अकाउंट्स में रिकवर हो गया, किसका पार्ट बना दिया इन्होंने, अपनी अदर इनकम का पार्ट बना दिया। टैक्स वाले कहते हैं हम इसको मानते नहीं हैं, आपने ट्रीटमेंट करना है हमारे रूल्स के मुताबिक, हमारे प्रिंसिपल के मुताबिक। तो जब हम टैक्स के मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम कहानी स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। इससे स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। इसमें हमने क्या करनी है, सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट को रिवर्स करेंगे। देखें, अकाउंटिंग में हमेशा प्रोविज़न फॉर बैड डेट लेस हुई होती है। हमने क्या करनी है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो है वो क्या करनी है, ऐड बैक करनी है। अकाउंटिंग में ये उसने इनकम का पार्ट बनाया होता है, ऐड किया होता है। हमने यह क्या करना है, अकाउंटिंग रिकवरी जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने लेस करवानी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स करना है। क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रिवर्स। इवन वो बताता भी नहीं है कि अकाउंटेंट ने ऐड किया कि नहीं किया, ये हमारी अजम्पशन है कि जब पैसे मिले होंगे तो अकाउंटेंट ने लाजमी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना दिया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका रिवर्स करना है। फिर हम निकालेंगे टैक्स ट्रीटमेंट के टैक्स में गेन है या लॉस है। उसके लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है कि हम लिखते हैं सबसे पहले बैड डेट्स क्लेम्ड, कि हमने डिपार्टमेंट से बैड डेट्स उस साल में कितने क्लेम किए थे। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, बैड डेट्स कितने क्लेम किए गए थे। इसमें से हम लेस करवाते हैं कि डिपार्टमेंट हमें बैड डेट्स अलाउ कितने करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम के डिपार्टमेंट को इस साल मेरे 7 लाख के बैड डेट होंगे और वो 7 लाख ही हमें अलाउ कर देगा, वो कम अलाउ करते हैं। तो हम क्या लेस करवाएंगे इसमें से, बैड डेट्स अलाउ कितने किए गए हैं। तो मेरे पास जवाब आ जाएगा बैड डेट्स डिसअलाउ का। किसका जवाब आ जाएगा, बैड डेट्स डिसअलाउड, कि ये वो बैड डेट्स हैं जो मैं क्लेम नहीं कर पाया, जो डिपार्टमेंट ने मना कर दी हैं। ये बैड डेट डिसअलाउ को मैंने मेजर करना है बैड डेट्स अमाउंट रिकवर से। मैंने किससे करना है, अमाउंट रिकवर्ड से मैंने इसे क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, रिमेंबर इफ़ अमाउंट रिकवर्ड इज़ ग्रेटर देन बैड डेट डिसअलाउ, तो ये हमारा गेन होगा, गेन इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर अमाउंट रिकवर लेस देन है बैड डेट डिसअलाउ, तो ये मेरा लॉस होगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, इनकम में लेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एफबीआर के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी मेरा इस साल का बैड डेट जो है वो कितना होगा, 15 लाख रुपये। आपने कितने क्लेम किए, 15 लाख रुपये के। वो कहते हैं नहीं, हमें लग रहा है कि तुम्हारा सिर्फ 8 लाख का बैड डेट होगा। वो आपको सिर्फ कितना क्लेम करने देते हैं, 8 लाख। उन्होंने कितना क्लेम नहीं करने दिया, 7 लाख। ये 7 लाख क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इनका ख्याल से कि इस 15 लाख में से तुम्हें 8 लाख रिकवर नहीं होने, 7 लाख तुम्हें क्या हो जाने हैं, रिकवर हो जाने हैं। और हम भी क्या करेंगे, रिकवरी की ट्राई कर रहे होंगे। अब ये मुझे डिसअलाउ हुए हैं, व्हाट इफ़ मुझे रिकवर 9 लाख रुपया हो जाए, मुझे क्या हो जाए, रिकवर 9 लाख रुपया। कहेंगे हमने तुम्हें कहा था कि तुम्हें कितना रिकवर होना है, 7, तुम्हें कितना रिकवर हो गया है, कितना रिकवर किया है, 2 लाख। तो ये 2 लाख तुम्हें ज़्यादा रिकवर हुआ है, बेसिकली डैट इज़ योर रिकवरी गेन। इसे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो बैड डेट्स रिकवर गेन होगा, बैड डेट्स रिकवर गेन, वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या इन अदर वर्ड्स वो कहते हैं 7 लाख आपको क्लेम हो जाएंगे और हमें सिर्फ जो पैसे वसूल होते हैं वो होते ही 4 लाख है। अब उन्होंने कहा 7 लाख मिलेंगे, हमें कितने मिले हैं, 4। हमें कितना कम मिला, तो ये हमारा क्या होगा, बैड डेट्स रिकवरी लॉस होगा। और जो बैड डेट रिकवरी लॉस होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। तो ये हमारे पास लेस हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रही होगी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इसको देखते हैं। एग्जांपल करके नोट,
एम एस शगुफ्ता इज़ रनिंग अ बिज़नेस इन द नेम ऑफ अल-नाफ़े बिज़नेस सोल्यूशन। वो कारोबार कर रही है किसके नाम पे? अल-नाफ़े बिज़नेस के नाम पे। शी क्लेम बैड डेट ऑफ ₹1 मिलियन एंड ₹1.5 मिलियन फ्रॉम इट्स क्लाइंट। उसने क्या की है, उसने बैड डेट्स जो हैं वो क्लेम कर ली है अपने क्लाइंट्स का, 1 मिलियन का जुनैद से और 15 लाख का नवाज से। शी वॉज अलाउड अ रिडक्शन ऑफ बैड डेट ऑफ ₹7.5 लाख एंड 8 लाख विद रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर जुनैद एंड मिस्टर नवाज इन 2022। अब देखें वो क्या कर रही है, उसने क्लेम किया है जवाद का और नवाज का कि जी हमें इतने बैड डेट होंगे। जुनैद से कितने किए हैं उसने? 1 मिलियन के, और नवाज से कितने के हैं? 1.5 मिलियन। इसने इतना बैड डेट जो है वो क्या किया है, क्लेम किया है। जब उसने क्लेम किया, डिपार्टमेंट ने इसको कहा है कि 7.5 लाख आपको जुनैद का अलाउ है और 8 लाख कितना अलाउ है, नवाज का अलाउ है। तो डिपार्टमेंट ने 7.5 लाख आपको जुनैद के अगेंस्ट अलाउ किया और 8 लाख जो है उसने आपको नवाज के अगेंस्ट अलाउ किया। तो डिस अलाउ कितना किया? 2.5 लाख रुपया, और यहाँ पे कितना डिस अलाउ किया उसने? 7 लाख रुपये। उन्हें पता है भाई तुम इससे इतने रिकवर करवा लोगे। अब एक्चुअल में से कितने रिकवर हुए हैं? जुनैद से 9 लाख रुपया और नवाज से 5 लाख रुपया। अब जुनैद से उसको रिकवर हो गया 9 लाख रुपया, भाई इनको सारा रिकवर हो गया। कितना रिकवर हुआ था? हुआ 6.5 लाख, तो डैट विल बी अ गेन। और यहाँ पे इसको रिकवर हुआ है 5 लाख रुपया, ये तो कम रिकवर हो गया है, तो ये 2 लाख क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, गेन या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट में ये वाला अकाउंटिंग रिकवरी या गेन जो है 6.5 लाख का ऐड हो जाएगा, 2 लाख का जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एक और चीज़ जो सवाल में नहीं गिवन बट वो हमें करनी पड़ेगी, जब ये रिकवरी हुई है 9 लाख की जुनैद से और 5 लाख की नवाज से, तो अकाउंटेंट ने प्रॉफिट में ऐड कर दी होगी, तो हम वो क्या कर रहे होंगे, ये 14 लाख जो है माइनस भी कर रहे होंगे। अकाउंटिंग रिकवरी का बताता नहीं है, अकाउंटिंग रिकवरी हमेशा प्रॉफिट में ऐड हुई होती है और हमने इसे क्या करना होता है, लेस करवाना होता है। उसके बारे में नहीं बताएगा, साइलेंट है। बट यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, जब रिकवरी हुई होगी तो अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या किया होगा, अकाउंटेंट भाई साहब ने उसको इनकम का पार्ट बना दिया होगा। तो ये जो अकाउंटिंग रिकवरी वो लेस होगी, टैक्स रिकवरी हम उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, गेन हुआ तो ऐड, लॉस हुआ तो हम क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। ये सेकंड एडजस्टमेंट है जो आपको हर सेकंड बिजनेस न्यूमेरिकल में मिल रही होती है। और इवन 5 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, बैड डेट्स की रिकवरी के ऊपर, कि बताएं कितना गेन कितना लॉस। अभी ये सवाल हमने एग्जांपल पढ़ी है एम एस शगुफ्ता की, ये पास पेपर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का जो हमने डिस्कस की है। ठीक है, आगे चलते हैं और लास्ट में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एंड हम डिस्कस करेंगे स्टॉक टेकिंग हम किस तरह करते हैं और क्या मेथड होता है। देखें, बिज़नेस जो है हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। रिमेंबर, जो कंपनी है, कंपनी हमेशा अपने अकाउंट्स जो है वो किसकी बेसिस पे बनाएगी, एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाएगी। और जो इंडिविजुअल एंड एओपी हैं, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने अकाउंट्स जो है कैश बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं और अपने अकाउंट्स जो हैं ये अक्रूवल बेसिस के ऊपर जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके ऊपर कैश बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं और ये अक्रूवल बेसिस के ऊपर भी बना सकते हैं। अब सिर्फ एक कंपनी के पास ऑप्शन, और ये सिर्फ किसके पास ऑप्शन है, इंडिविजुअल और एओपी के पास जो है वो क्या है, ऑप्शन है। अब इंडिविजुअल और एओपी के पास ऑप्शन है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल और एओपी ही अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये अक्रूवल से कैश में भी जा सकते हैं और ये कैश से अक्रूवल पे भी आ सकते हैं। अब ये मेथड ऑफ चेंज, अकाउंटिंग चेंज करने का स्टेप क्या है, प्रोसीजर क्या है, सेम जो चेंज इन टैक्स ईयर के थे। सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, ये अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे, कमिश्नर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो क्या करेगा, इनका मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर देगा। जब मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया जाएगा तो ये अपने रिवाइज अकाउंट्स लगाएंगे, मतलब प्रीवियस मेथड से अकाउंट्स क्या थे, न्यू मेथड से अकाउंट क्या है, तो रिवाइज अकाउंट्स साथ अटैच करेंगे। जैसे ही अटैच करेंगे इनका मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ किसके लिए है, इंडिविजुअल और एओपी के लिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पेपर में, सिर्फ यही आता है कि भाई बताएं चेंज इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसे होगा। सिंपल सी बात है,
कमिश्नर को जाएं, अप्लाई करें, कंपेयरिंग नीड शो करें। अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपने क्या करने हैं, अपने रिवाइज अकाउंट्स जो हैं वो अटैच करके देने हैं। अपने रिवाइज अकाउंट अटैच करके दे देंगे तो वो क्या करेगा, आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है, कंपनी के लिए ये नहीं है, कंपनी कभी भी ये नहीं कर सकती। और कैश बेस सिस्टम हम बढ़ के आ चुके हैं, हम सैलरी से पढ़ रहे थे, सैलरी में देखा था सबसे बड़ा कि जब कैश इनफ्लो होगा तो डेबिट इनकम, जब कैश आउटफ्लो होगा क्रेडिट, मतलब एक्सपेंस। एक्रूवल पे क्या है, कैश मिले या ना मिले, इनकम एक्रू होगी, हम इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, एक्सपेंस पे हो या ना हो, हम क्या करेंगे, अपना एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एक्रूवल बेस सिस्टम में सिर्फ एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्रूवल बेस सिस्टम में ना हमारे पास कंसेप्ट आता है, वो है लाइबिलिटी का। वो किसका कंसेप्ट आता है हमारे पास, लाइबिलिटी का। अब लाइबिलिटी के कंसेप्ट का क्या मतलब है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। लाइबिलिटी के कंसेप्ट का क्या मतलब है, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 था, 2024 में आपका एक एक्सपेंस था 1 लाख रुपए का जो आपने पे नहीं किया। अभी ये एक्सपेंस आपका क्या था, पेएबल था। क्या था, पेएबल था, आपने एक्सपेंस पे नहीं किया। लेकिन चूंकि एक्रूवल बेस सिस्टम है, एक्रूवल बेसिस के ऊपर आप इस 24 में क्या कर लेंगे, इस एक्सपेंस को अलाउ करवा देंगे। टैक्स वाले कहेंगे ठीक है पे नहीं किया, क्लेम कर लो। फिर वो क्या बन जाएगा, आपने एक्सपेंस पे नहीं किया तो 24 के एंड पे क्या बन जाएगा, आपकी ये लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी बन जाएगा तो कहेंगे आपके पास अगले 3 साल हैं इसको पे करने के लिए। मतलब हमें टाइम देंगे 25 का, 26 का और 27 का कि भाई जो तुमने 24 में लाख रुपया ख़र्चा क्लेम किया था, इसको अगले 3 सालों में 25, 26, 27 में क्या कर लो, पे कर दो। कर दिया, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 27 ख़त्म हो गया तो फिर 28 में क्या हो जाएगा, ये वापस ऐड बैक हो जाएगा, बीइंग एन इनएडिविजिबल एक्सपेंस। क्यों, हमने तुम्हें 3 साल पहले कहा था खर्चा लेस करवाओ, तुमने लेस करवा दिया, तुमने पे नहीं किया, तुम्हें पे करने का टाइम दिया 3 साल का, तुमने पे नहीं किया, अब ये क्या हो जाएगा, इनएडमिसिबल। और इस अमल को हम कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसे हम कहते हैं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। रिकूप का मतलब, इसका मतलब होता है कि एक खर्चा जिससे मैंने आज खर्चा क्लेम किया है, मैंने कंप्लायंस नहीं की रूल्स की, तो कुछ अरसे बाद वापस क्या हो गया, मेरी इनकम में ऐड बैक कर दिया गया। इसे हम कहते हैं रिकूप्ड एक्सपेंडिचर। यही हम प्रॉपर्टी में पढ़ के आए हुए थे। प्रॉपर्टी में 3 साल का रूल था। हमने रिबेट्स में ही पढ़ा है कि अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है टैक्स पे नहीं किया जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। तो लाइबिलिटीज़ के लिए ये रूल है, कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो 3 साल से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है, डैट शैल बी एडेड बैक इनटू योर एक्सपेंसेस। कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो 3 साल से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, वो क्या हो जाएगी, वापस ऐड बैक हो रही होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें थ्योरेटिकली कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर द ईयर एक्सपेंस होगा हम उसे क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। जो एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होंगे हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें हमेशा लेस करवा रहे होंगे और हम उन्हें हमेशा क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड पे देखते हैं क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड की एडजस्टमेंट पेपर में आती है, खासतौर पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के ऊपर। सबसे पहले तो आपने रिलेशन देखना है कि ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन क्या है, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन क्या है प्रॉफिट्स के साथ। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे आपकी सेल्स 2 मिलियन की है, ओपनिंग स्टॉक 5 लाख का है, परचेजेस 1 मिलियन की है, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है, तो जीपी आपका 8 लाख आ रहा है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक चेंज हो जाए, मतलब अगर आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ 5 लाख था, यहाँ पे क्या हो गया 10 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज़ होने से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई है, बढ़ गई है। 1.2 मिलियन से कितनी चली गई है, 1.7 मिलियन से। और आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक का अगर हम रिलेशन लिखें, इसको लिख लेना, रटा मार लेना बाद में बेशक। ओपनिंग स्टॉक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट, कि ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, जीपी क्या होगा हमारा, कम होगा। और वाइस वर्सा हम इसको देख सकते हैं कि अगर ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है हमारी डिक्रीज़ हो रही है और हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये किसका रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ओपनिंग स्टॉक का। अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक पहले 3 लाख था, अब हो गया 8 लाख। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई है, कम हुई है, जीपी क्या हुआ है, बढ़ गया है।
क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी, जीपी क्या होगा मेरा, कम होगा। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें, अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा इंक्रीज़ होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन है इन्वर्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ और डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। ये 2 लाइनें अपनी बुक पे लिख लें, ये एडजस्टमेंट के की पॉइंट है। इस स्टॉक के एडजस्टमेंट आप विद इन अ सेकेंड आप पेपर में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिसमें हम स्टॉक टेकिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक हम किस तरह मेजर करते हैं। क्या जो मर्ज़ी कर सकते हैं, वो ओपनिंग इंक्रीज़ कर दे, क्लोजिंग डिक्रीज़ कर दे, उसकी मर्ज़ी है। मैंने आपको बस रिलेशन बता दिया कि इनका आपस में ये रिलेशन है। ओपनिंग बढ़ेगा प्रॉफिट में ये होगा, क्लोजिंग बढ़ेगा ये कम होगा, ये इम्पैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। अब वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के उसकी मर्ज़ी है। अब वो लग गया पता कि क्लोजिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग बढ़ेगा जीपी बढ़ेगा, क्लोजिंग कम है जीपी कम है, ओपनिंग का इन्वर्स रिलेशन है, दैट्स इट। अब पहला इसमें एडजस्टमेंट होती है डेट इज़ क्लोजिंग वैल्यूएशन स्टॉक पे। हमें पता है कि स्टॉक वैल्यू होता है लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर, ठीक है। वो पेपर में हमें गिवन करता है कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, ठीक है, तो इसकी एनआरवी इतनी है। फॉर एग्जांपल सवाल में कहते हैं कि जी जब हमने अपनी जीपी निकाला था तो मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था, मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो 1000 रुपया थी। बाद में हमने ईयर एंड पे लगा पता जाके उसकी एनआरवी जो है वो कितनी है, 300 रुपये। अब मैंने कितने का रिकॉर्ड किया हुआ था, 1000, कितने का हो गया 300, वैल्यू में कितनी कमी आ रही है, तो 700 से क्या हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, जीपी क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमें गिवन होगा उसमें हम ये एनआरवी एडजस्टमेंट क्या करवा देंगे, 700 से लेस करवा देंगे, बिकॉज इससे मेरी क्या हुई है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ये पेपर में एडजस्टमेंट और सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट समझी जाती है पेपर में। बच्चों को पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, प्रॉफिट में ऐड करना है, प्रॉफिट में लेस करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के फ़ौरन बाद ही सारी एडजस्टमेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद होनी है। तो क्या किया हमने, वैल्यू में कमी आई है क्लोजिंग स्टॉक की, हमने क्या कर दिया, इसको लेस करवा दिया प्रॉफिट में से। उसके अलावा सेकेंडली वो हमें कह सकता है कि हमारे पास 2 मेथड्स हैं, एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है और दूसरा हमारे पास प्राइम कॉस्ट मेथड है। अब ये क्या होता है पेपर में, ये रेलेवेंट नहीं है, पेपर में है कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना है। रिमेंबर एक यहाँ ट्री बना हुआ है आपके बुक के ऊपर, इस पे आते हैं, इस ट्री पे आएंगे, इससे समझें, इस पूरी समरी ये ट्री याद रखिएगा आप लोग कि कंपनीज़ जो है ना, कंपनीज अपने अकाउंट बनाती हैं किसके ऊपर, एक्रूवल बेसिस के ऊपर। जब आपके अकाउंट्स एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनेंगे तो आपकी स्टॉक वैल्यूएशन हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत होगी। अगर आपके अकाउंट्स जो हैं वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर बन रहे हैं, आपकी स्टॉक टेकिंग किसके ऊपर होगी, हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर होगी। आप मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत अपने अकाउंट्स नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपके स्टॉक मेथड जो अकाउंटिंग है वो कैश बेसिस है, नाउ यू हैव ऑप्शन कि आप प्राइम कॉस्ट के तहत भी अपने अकाउंट्स बना सकते हो और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत भी अपने अकाउंट्स बना सकते हो। आप प्राइम कॉस्ट में थे, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जा सकते हो, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में थे, आप कहाँ आ सकते हो, प्राइम कॉस्ट में आ सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एंड एओपी हैं और आपके अगर अकाउंट्स बन रहे हैं एक्रूवल बेसिस के तहत, तब सिर्फ किस पे बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे ही बना रहे होंगे। तो ये कब अलाउ है, जब हमारे अकाउंट्स कैश बेसिस पे है, तब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से भी बना सकते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्रूवल बेसिस से बना रहे हैं तो किस से बनाएंगे, हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ही बना रहे होंगे। पेपर में हमारा लेवल है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल की और एओपी के टैक्सेशन है। अब एओपी और इंडिविजुअल के पास ऑप्शन है कि वो प्राइम कॉस्ट से अब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्राइम कॉस्टिंग पे आ सकते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या करेगा, आपको एडजस्टमेंट गिवन करेगा कि जी पहले आप मार्जिनल कॉस्ट में थे, अब आप आ गए प्राइम कॉस्ट में, तो एडजस्टमेंट कर लें। जैसे एग्जाम्पल है, ये सीफेप को सवाल की एडजस्टमेंट है। एक ZJ लिमिटेड इज़ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 46.5 मिलियन है। कितना है, 46.5 मिलियन। एंड इट्स कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक 25.6 मिलियन का इसका ओपनिंग स्टॉक है, 29.2 का क्या है इसका क्लोजिंग स्टॉक है, इसने हमें गिवन कर दी है। रिस्पेक्टिवली कंप्राइजिंग ऑफ रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल एंड वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश, तो सारा कुछ इन्वेंट्री से हमें टोटल बता दी है।
ZGL कंप्यूट्स द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। उससे सारा कुछ किस पे रिकॉर्ड किया हुआ है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग पे। द वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर दिस, उसने हमें बता दिए अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे। अब वो शिफ्ट हो रहे हैं मार्जिनल से कहाँ पे, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे हमने एडजस्टमेंट करनी है। अब देखें इसका ओपनिंग स्टॉक जो है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग था 25 का, अब कितने का हो गया 28 का। डिफरेंस लिया, ओपनिंग स्टॉक कम और ज़्यादा हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट क्या होना है, कम होना है। जितने से ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है उतने से प्रॉफिट क्या कर रहे हैं, हम लेस करवा रहे हैं। इससे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा था 29 का, अब कितना हो गया 32 का। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। जिससे बढ़ रहा है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पेपर में यही आपको एडजस्टमेंट होगी कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये थी और ओपनिंग की वैल्यू ये थी, अब आपकी ये है। आपने डिफरेंस लेना है, अगर डिफरेंस होगा तो इसके मुताबिक आपने क्या करना है, ऐड या लेस करवाना होगा। अगर डेफिनेशन है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, एवरेज कॉस्टिंग की, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटीरियल, FIFO, प्राइम कॉस्ट वगैरह, ये आप लोगों को जस्ट रीड ओनली है, ये पेपर में याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्टॉक आउट जो होता है हमारा, स्टॉक लेजर कार्ड जो बनाते हैं उसके भी दो मेथड्स होते हैं, एक FIFO होता है, एक वेटेड एवरेज को होता है। अगर आप FIFO से FCO में मूव हो गए हैं या FCO से FIFO में मूव हो गए हैं, उसमें भी जो आपके क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस आएगा वैल्यू का, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा वो डिफरेंस क्या करेंगे, प्रॉफिट में लेस कर देंगे। आज की जो हमने ये तीनों जो चीज़ें डिस्कस की हैं, ये बिज़नेस के न्यूमेरिकल्स की सबसे मुश्किल तरीन एडजस्टमेंट्स जो हैं वो समझी जाती हैं। ये बिज़नेस की सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस आउट की हैं कि ये कैसे है और किस तरह से हम इसे लेके चल रहे होते हैं। उनको बिज़नेस इसलिए मुश्किल लगता है कि जी इनसे ये एडजस्टमेंट हो नहीं पाती, इनको पता नहीं होता कि भाईजान कैसे एडजस्टमेंट होगी, क्या कुछ इसमें आएगा, क्या कुछ इसमें नहीं आएगा, कैसे चीज़ों को ऐड करना है, कैसे चीज़ों को लेस करना है, पता नहीं आता। स्टॉक टेकिंग में क्या करना है, स्टॉक टेकिंग में क्या नहीं करना, इनको समझ नहीं आ रही होती। ओपनिंग स्टॉकिंग है, बाद में कराऊंगा, सब्र तो कर ले। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, लीज की एडजस्टमेंट, और ये जो है वो हम क्या करेंगे, हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। एक लीज की एडजस्टमेंट, आवाम कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं भाई क्या लेस करवाना है, क्या ऐड बैक कर रहे हैं, पता नहीं है। आपकी बुक के ऊपर वो समरी बनी हुई है, फ्लो चार्ट बना, लिखा हुआ है भाईजान कि लीज़ के ऊपर सिर्फ लीज़ रेंटल लेस होने और कुछ लेस नहीं होना। आपकी पूरी किताब में लेसर के पर्सपेक्टिव का एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। लेसर का पर्सपेक्टिव भी बयान कर दे कि लेसर के लिए सिर्फ लीज़ रेंटल उसकी इनकम का पार्ट बनेंगे और डेप्रिसिएशन लेस होगी। फिर प्रॉफिट ऑन डेट का हमने स्टेटमेंट देख लिया। बैड डेट्स की रिकवरी लाजमी एडजस्टमेंट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। और ये स्टॉक टेकिंग अभी जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ये 5 नंबर का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल में अक्सर एडजस्टमेंट होती है और पेपर में है भी, जिसमें कह रहा है कि आपके ओपनिंग स्टॉक जो है वो इतने का हो गया, आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इतने का हो गया, वैल्यू इतने से इंक्रीज़ हुई है, इतने डिक्रीज़ हुई है। बच्चे को समझ नहीं आता कि यार ओपनिंग का इम्पैक्ट प्रॉफिट में क्या आना है, क्लोजिंग का इम्पैक्ट प्रॉफिट में क्या आना है, उसे पता ही नहीं होता। ये जो रिलेशन लिखवाया आपको, ओपनिंग स्टॉक का इन्वर्स रिलेशन है जीपी के साथ और क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है जीपी के साथ, ये चीज़ याद रखनी है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा वैल्यू तो उतनी वैल्यू से जीपी कम होना चाहिए, वो वैल्यू लेस करवा देना। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतनी वैल्यू जीपी में ऐड होना, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब वो एनआरवी में जाए, वो कॉस्ट पे आए, वो फाइफो से एफको पे जाए, वो एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन पे, हमें से कोई कसर नहीं है। हम तो देखते हैं पहले क्या था अब क्या है, पहले क्या था अब क्या है, डिफरेंस लें, उसके मुताबिक क्या करना है आपने ट्रीट करना है। ये 3 सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट्स हैं हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल्स की। अब लास्ट एरिया हमारे पास डैट इज़ कैपिटल एसेट्स, और यहाँ पे हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की कि डेप्रिसिएशन क्या है और किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। टैक्स में डेप्रिसिएशन सिंपल है, नॉट लाइक अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की तरह नहीं है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, बस इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए जी, डेप्रिसिएशन जब हम रिकॉर्ड करते हैं टैक्स में, तो पहली बात है, हाँ, टैक्स में सिर्फ एक ही मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन का, जो है WDV मेथड। देयर इज़ नो स्ट्रेट लाइन, नो आउटपुट, नो आउटले, कुछ भी ऐसा मेथड नहीं है, एक ही मेथड है टैक्स में, वो कौन सा है, WDV मेथड।
जब हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे होते हैं तो टैक्स में सिर्फ एक ही इस्तेमाल होगा, वो कौन सा होगा? WDV मेथड। अब WDV मेथड का मतलब क्या है कि जिस साल हम एसेट को एक्वायर करेंगे, जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा, उस साल जो एसेट की कॉस्ट होगी, अगर वो एलिजिबल एसेट है तो उसमें से हम सबसे पहले क्या करवाएंगे? इनिशियल अलाउंस लेस करवाएंगे। क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। इनिशियल अलाउंस लेस करवाने के बाद ये इसकी WDV होगी, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे और जो डेप्रिसिएशन आएगी वो लेस करवाएंगे तो मेरे पास WDV आ जाएगी ईयर 1 के एंड के ऊपर। फिर जो अगला साल होगा इसी WDV के ऊपर हम रेट लगाएंगे और हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लेस करवाते जाएंगे। तो टैक्स में हम इस तरह से डेप्रिसिएशन लेस करवा रहे होते हैं। फिर टैक्स में एक और सिंपल सा प्रिंसिपल है कि जिस साल एक्वायर करेंगे एसेट, इन ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल हम एसेट को एक्वायर कर रहे हैं, रिमेंबर फुल ईयर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। चाहे साल के शुरू में कर रहे हो, चाहे मिड पे कर रहे हो, आपका ईयर एंड 30 जून को है, आपने अगर 1 जून को भी एसेट ले लिया है तो हम क्या करेंगे? फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और जिस साल हम एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इन ईयर ऑफ डिस्पोजल, जब हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो रिमेंबर नो डेप्रिसिएशन विल चार्ज, कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। चाहे साल के शुरू में बेचो, साल के मिड में बेचो, इवन आपने 25 जून को बेच दिया एसेट को, पूरा साल चला के जिस साल डिस्पोज ऑफ करते हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करते। तो ये टैक्स बड़ा सिंपल है डेप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव पे। मेथड WDV, नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल, फुल डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ एक्विजिशन। और डेप्रिसिएशन सिर्फ यही सेक्शन 22 है। अब चाहे अब आप डेप्रिसिएशन बिजनेस में रिकॉर्ड करें, चाहे अदर सोर्स में, अगर आपको याद हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने देखा था लेटिंग ऑफ मशीनरी विद बिल्डिंग, उस पर जो डेप्रिसिएशन लेस करनी है वो भी इसी रूल्स के मुताबिक होनी है, वो भी इसी रूल्स के मुताबिक होनी है। और वहाँ पे भी हम जब हम सवाल कर थे नंबर 1 वाला, उसमें हमने डेप्रिसिएशन को नंबर ऑफ मंथ्स में मल्टीप्लाई नहीं किया था, बिकॉज टैक्स में डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई नहीं होती। यहाँ तो फुल ईयर है, यहाँ कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो इसमें हमें डिस्कस करना है कि हमारे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, रेट्स क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो हमने डिस्कस आउट करने हैं। टैक्स में एक और चीज़ जब आपने क्रैम करनी है, हाईलाइट कर लें, डैट इज़ डेफिनेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। इसको हाईलाइट कर लें, पेपर में 3 से 4 दफ़ा ये है कि डेप्रिशिएबल एसेट किसे कहते हैं, इसको रट्टा मारने। डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब है कोई भी मूवेबल या कोई भी इमूवेबल एसेट्स जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। किस में इस्तेमाल हो रहा है? बिजनेस में। इसमें बिजनेस में इसका इस्तेमाल होना क्या है? लाजमी है। बिजनेस में क्या इसका इस्तेमाल होना लाजमी है, जिसके ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या? ये पॉइंट A, B और C आपको याद होने चाहिए। क्या? कि उसकी लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा होगी। लाइफ कितनी होगी? 1 साल से ज़्यादा। वो नॉर्मल यूज़ की वजह से, वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू लूज़ होगी, और उस एसेट को आप होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे एसेट को हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल एसेट कहते हैं। और जो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और इस डेप्रिशिएबल एसेट्स में स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट भी आ रही होती है, मतलब बाउंड्री वॉल बना दी, तारे लगवा ली, पाइप शाइप लगवा दिए, ये भी क्या है? डेप्रिशिएबल एसेट है। आप अगर कारफूर जाते हैं, मेट्रो जाते हैं, छत पर देखते हैं पूरी पाइपों की वायरिंग हुई है, वो स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है, वो भी क्या होगा? डेप्रिशिएबल एसेट होगा। एक्सेप्ट वन एसेट, अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में किसी और हेड ऑफ इनकम में ट्रीट कर चुके हैं, वो बिज़नेस में नहीं आता। जैसे वो था जी, आपने सब लेटिंग की है बिल्डिंग विद मशीनरी की, वहाँ पे बिल्डिंग एंड मशीनरी कहाँ ट्रीट हो रही थी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब उसको आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रीट नहीं कर सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये रीड ओनली है, कि अगर आपने इस्लामिक फाइनेंसिंग के तहत, इस्लामिक लीजिंग सिस्टम के तहत, या मुशारका फाइनेंसिंग के तहत, या डिमिनिशिंग मुशारका फाइनेंसिंग के तहत कोई एसेट लीज पे लिया है अंडर इस्लामिक लीज, तो उसकी डेप्रिसिएशन आप लेस करवाएंगे, लेसी। अभी हम क्या पढ़ गए हैं? लीज का कौन लेस करवाएगा? लेसर। लेकिन अगर आपने इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई एसेट लीज पे लिया है तो इसकी डेप्रिसिएशन कौन लेस करवा रहा होता है? लेसी ही लेस करवा रहा होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग, रोड
ये कार पार्किंग, शेड्स हो गए, बाउंड्री वॉल, फेंसिंग, पावर लाइंस है, ये सीवरेज लाइंस वगैरह होती हैं, सारी क्या है स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। अगर एक फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल भी कितने की बनती है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की बनती है, करोड़ों रुपए की बनी होती है। उसके ऊपर तारे लगाते हैं, खासर तारे प्रोटेक्शन के लिए, वो भी करोड़ों रुपए की लग रही होती है। तो ये सारी क्या कहलाती हैं, ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट कहलाते हैं। इन्हें भी हम क्या करते हैं, डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। अब टेक्स्ट में ये हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट है, ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में जाएंगे, आई कैप में जाएंगे, आपने पेपर पकड़ना है, आखिरी पेज पे जाना है, आपको ये रेट्स गिवन होंगे, ये रेट्स गिवन होंगे, ये रेट स्टैंडर्ड है। पॉलिसी क्या है, WDV, जिस साल एक्वायर करेंगे फुल ईयर डेप्रिसिएशन, जिस साल डिस्पोज ऑफ करेंगे कोई डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे। ये 3 बातें याद हो गई। रेट्स हमारे पास ये स्पेसिफिक है। क्या, बिल्डिंग का रेट 10% है, वो 10 ही रहेगा। मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स का रेट 15% है। व्हीकल का रेट कितना है, 15% है। IT इक्विपमेंट्स वगैरह का रेट जो है वो 30% है। उसके अलावा कोई रैंप बनाया आपने, आप अक्सर जाते हैं बैंक्स के सामने रैंप बने होते हैं डिसेबल्स के लिए, हॉस्पिटल के सामने रैंप्स बने होते हैं। अगर उस रैंप की कॉस्ट 2.5 लाख तक है तो उसका रेट है 100% डेप्रिसिएशन। जिस साल रैंप बनाएंगे उसे क्या करेंगे, फुली डेप्रिशिएट करके एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर रैंप उससे महंगा बने 2.5 लाख रुपये से, फिर रेट क्या होगा, 10% हो जाएगा। अगर रैंप की कॉस्ट 2.5 लाख रुपये तक है तो रेट कितना है, 100%। अगर रैंप महंगा बना 3, 3.5, 4, 5 लाख का, तो फिर कितना रेट होगा, 10%। तो ये रेट्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर में रेट्स हमें क्या होंगे, गिवन होंगे। हमने बस इसके स्पेशल केसेस देखने हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे कि WDV हम कैसे निकालते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि जिस साल हम एसेट को एक्वायर करेंगे उसकी इनिशियल अलाउंस लेस करवाएंगे, उसके बाद हम WDV चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है।